डिमांड मार्केट से गायब हो गई, इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं बचा और फंडिंग का जैसे सूखा पड़ गया। तो वो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। तो अब बारी थी उन लोगों की जो इस चीज में सबसे ज्यादा पिस रहे थे, वो थे एंड कंज्यूमर्स। बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ चुका था। बाय 2015 ये एक घोस्ट शिप बन चुकी थी ईमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 53 टोटल प्रोजेक्ट्स थे जो स्टॉल्ड थे, 12 रेडी टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उनका पोजेशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कंपनी की जो डेट थी वो 3300 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। फाइनेंशियल ईयर 2012 तक उनके जो लॉसेस थे वो 1200 करोड़ तक पहुंच चुके थे। इमेजिन करो साल 2005 का गर्मी भरा मौसम। दुबई में बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा, और ईमार प्रॉपर्टीज के बोर्ड रूम में एक बड़ा सपना जन्म ले रहा है। एक सपना एशिया की एक ऐसी मार्केट में जाने का जहां इकोनॉमी बूम कर रही है 8% जीडीपी से। लोगों में नए नए घरों का, नए डिजाइनर होम्स का, नए शॉपिंग मॉल्स का क्रेज बन रहा है और बढ़ रही है साथ में डिस्पोजेबल इनकम्स। ये कंट्री था इंडिया, और इंडिया ही क्यों, क्योंकि इंडिया था एक जैकपॉट $100 बिलियन का। तो इस सपने को लेकर ईमार ने अपनी नजर रखी इंडिया की मार्केट की तरफ। इंडिया एक परफेक्ट मार्केट थी। इट वाज लाइक अ प्लेन स्पेस, प्लेन कैनवस टू पेंट वट एवर ईमार वांटेड टू पेंट। और जो उन्होंने दुबई में किया था उसको यहाँ सोचा कि रेप्लिकेट करेंगे और बहुत ही बड़ा बिजनेस डाइवर्सिफाई करेंगे इंडियन मार्केट्स में। लेकिन एफडीआई रूल स्ट्रिक्ट थे, लोकल एक्सपर्टीज भी चाहिए था और ब्यूरोक्रेसी काफी डिफिकल्ट थी। इसके लिए जरूरत थी एक लोकल पार्टनर्स की। अब यहां स्टेज पे एंट्री होती है एमजीएफ की। गुप्ता ब्रदर्स, हु हेल्ड फ्रॉम द स्टील टाउन ऑफ इंडिया लुधियाना, वर दी परफेक्ट मैच। उन्होंने भी हाल ही में एक्सपर्टीज डेवलप की थी। एमजीएफ ने मॉल्स बनाए थे, डिफरेंट डेवलपमेंट्स की थी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। तो यहां से शुरुआत होती है इस शादी की, जो एक पॉम्पस और एक मैग्नानिमस शादी थी, बट जिसका अंत बहुत ही बुरा था, which was a bad divorce. So what exactly happened? We will explore step by step in this video. 18 जनवरी 2005 को साइन होता है जॉइंट वेंचर ऑफ ईमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड। शुरुआत में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और $1 बिलियन की कमिटमेंट इन दी कमिंग टाइम्स, जिसके अंदर 74.05% स्टेक था ईमार का और बाकी का था एमजीएफ का। प्लान वाज सिंपल, टू इनिशियली डेवलप 12 मिलियन स्क्वायर मीटर्स अक्रॉस 20 सिटीज इन इंडिया, और जिसकी शुरुआत होनी थी मिलेनियल सिटी गुरुग्राम, तब जिसको गुड़गांव कहा जाता था। जैसा कि हर शादी में होता है कि हनीमून पीरियड इज द बेस्ट पीरियड, तो इनका भी हनीमून पीरियड वाज यूफोरिक। पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था कॉमनवेल्थ विलेज डेवलप करना, विच वाज टू बी डेवलप्ड बाय 2010। 1168 एकड़, 1168 एकर्स के अंदर डेवलप करने थे लग्जरी कॉन्डोज, एथलीट्स के लिए डॉम्स और एक मॉल। तो होना क्या था, मोहाली के हिल्स से लेके इंदौर के प्लेन्स तक हर जगह ईमार एमजीएफ दिखाई दे रहा था। लैंड बैंक पहुंच चुका था 9000 एकर्स तक। सब कुछ एक सपने जैसा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईमार एमजीएफ इंडियन टेरेन को कन्वर्ट कर देगा दुबई स्टाइल स्वैंकी रियल एस्टेट के अंदर। हर जगह जैसे पहली बारिश के बाद में मशरूम्स उगने लगते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स उग रहे थे जमीन में से, जैसे कि इटालियन स्टाइल विलाज, स्वैंकी कमर्शियल स्पेसेस, डिजिटल होम्स, जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोगों को लगा कि अब इंडिया नेक्स्ट दुबई बनने वाला है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, या एनआरआईज हो, या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कोई भी एरिया हो, हर जगह से इन्वेस्टर्स वर फ्लॉकिंग इन टू टेक अ शेयर ऑफ देयर पार्ट इनटू दिस जर्नी ऑफ ईमार एमजीएफ इन इंडियन रियल एस्टेट। सब कुछ बहुत ही ग्रेट लग रहा था, लेकिन जैसा कि सपनों के बारे में हम सब जानते हैं, सपने ज्यादा लंबे नहीं चलते। तो इस सपने का भी अब टूटने का समय शुरू हो चुका था, और इस सपने पर दस्तक दी साल 2008 ने। साल था ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन का। डिमांड मार्केट से गायब हो गई, इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं बचा और फंडिंग का जैसे सूखा पड़ गया। प्रोजेक्ट्स रुक गए, आगे नए कन्वर्जन्स होने बंद हो गए, और साथ ही साथ एक और नई ट्रबल आनी शुरू हुई थी, वो थी लीगल कॉम्प्लिकेशंस और लीगल नोटिसेस की। ईमार एमजीएफ का पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, विच वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड इन 2010, वो 2011 तक डिले हो गया। कंपनी की जो डेट थी वो 3300 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। फाइनेंशियल ईयर 2012 तक
उनके जो लॉसेस थे वो 1200 करोड़ तक पहुंच चुके थे। और साथ ही साथ ईडी ने एक शो कॉज नोटिस भी भेज दिया फॉर सिपोनिंग द फंड एंड सेंडिंग द फंड अब्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। तो यहां सिर्फ शुरुआत थी, अभी आगे और बहुत कुछ होने वाला था। 2015 आते आते सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी थी। ईमार ने ब्लेम किया एमजीएफ को कि वो नए फ्रेश फंड्स इन्फ्यूज नहीं कर रहा है और उन्होंने एग्जिस्टिंग फंड्स को मिसमैनेज किया है। वहीं एमजीएफ ने ब्लेम किया कि ईमार जो है वो कंट्रोल ले रहा है सारा, उनके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं छोड़ रहा है। इस बीच में दोनों भाइयों में भी झगड़ा हो गया। तो यहां से वो जो लड़ाई वाला फेज होता है किसी भी शादी में या फिर किसी भी रिलेशनशिप में, वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ चुका था। बाय 2015 ये एक घोस्ट शिप बन चुकी थी ईमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 53 टोटल प्रोजेक्ट्स थे जो स्टॉल्ड थे, 12 रेडी टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स थे लेकिन उनका पोजेशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब थी फाइनली बारी ब्रेकअप की। तो अप्रैल 2016 में ईमार ने ऑफिशियली फाइनली जो है जॉइंट वेंचर से अपने आप को बाहर निकाल लिया और जो है स्प्लिट शुरू हो गया। तो 65% और 35% के रेशो में सारे एसेट स्प्लिट हुए, जिसमें 65% गया ईमार के पास में और 35% गया एमजीएफ के पास में। ईमार ने अपने आप को रीब्रांड किया एज ईमार इंडिया, 100 प्लस का स्टाफ रीहायर किया और हजारों में लेबर्स को हायर किया ताकि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके और लोगों को जो कमिटमेंट दिया हुआ है उसको डिलीवर किया जा सके, ताकि उनकी जो ग्लोबल इमेज है वो खराब ना हो। तो यहाँ से अब शुरुआत होती है और अगले दौर की। यहाँ से ईमार ने तो अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसा कि किसी भी बुरे ब्रेकअप या बुरे डिवोर्स में होता है कि चीज़ें इतनी आसानी से एंड नहीं होती हैं। अब बारी थी कंज्यूमर्स की और लीगल केसेस की। तो लीगल केसेस और कंज्यूमर केसेस भी बढ़ने लगे, जिसमें से कुछ सिग्निफिकेंट केसेस हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बारी थी उन लोगों की जो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा पिस रहे थे, वो थे एंड कंज्यूमर्स। तो लोगों ने केसेस करने शुरू कर दिए। कंज्यूमर फोरम्स में हजारों से ज़्यादा केसेस हो चुके थे। किसी ने बैड स्पेक्स का, किसी ने डिले ऑफ पोजेशन का और किसी ने जो है चीटिंग या फ्रॉड का केस, सब ने अलग अलग केसेस डाले और किसी ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का केस डाला। इसमें 3 केस काफ़ी लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट थे। एक था आफ्ताब सिंह वर्सेस ईमार एमजीएफ, नितिन पांडे वर्सेस ईमार एमजीएफ एंड सुरिंदर सिंह वर्सेस ईमार एमजीएफ। ये 3 मेन केसेस थे जिनके बेसिस पे आगे के केसेस की पृष्ठभूमि तैयार हुई। हालांकि ईमार एमजीएफ ने काफ़ी कोशिश की कि इन सब में कुछ ट्वीकिंग करें और अपनी पावर को यूज़ करें, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वीकर पार्टी जो कंज्यूमर्स थे उनको करार देते हुए उनके फेवर में फैसला दिया। वो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी भी आती है तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है। जॉइंट वेंचर का डीमर्जर तो हो गया था 2016 में और कंज्यूमर्स तो पीछे लगे ही हुए थे। अब बारी थी आपसी लड़ाई की। तो अब पार्टनर्स भी आप एक दूसरे के खिलाफ खुलकर लड़ना शुरू हो गए थे और आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और केसेस की शुरुआत हो गई। तो पहले शुरुआत करते हैं ईमार ने एमजीएफ पर क्या केसेस और क्या ब्लेम्स डाले। तो सबसे पहले ईमार वेंट टू एनसीएलटी और उन्होंने 2400 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी सीख करी इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर लॉसेस दैट दे फेस्ड। इसके पीछे मेन उन्होंने जो रीजन बताया वो था फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, कंसीलमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और 180 करोड़ रुपए के आसपास की जो फंड्स की हेराफेरी थी वहां से ये शुरुआत होती है। जिसके पीछे बताया जाता है कि एमजीएफ ने एक लैंड खरीदी थी ओखला में विच वाज अबाउट 4.88 एकर्स, उसी के लिए उन्होंने जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की थी। एनसीएलटी के साथ साथ ईमार इन्वॉल्व करता है ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ दिल्ली पुलिस और एफआईआर फाइल करता है अगेंस्ट एमजीएफ एंड श्रवण गुप्ता इन दी सेम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड कंसीलमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। एमजीएफ भी कहां चुप बैठने वाला था, वो भी एक एफआईआर फाइल करता है गुरुग्राम पुलिस के पास में और जिसमें वो कहते हैं कि एमजीएफ और उनके एम्प्लॉयज ने एक बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर्ज किया है और उसके थ्रू एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू एक लैंड थी गुरुग्राम में जिसको उन्होंने इलीगली ट्रांसफर किया है एक लोकल बिल्डर को। एक सेकंड एफआईआर में एमजीएफ ब्लेम करता है ईमार को कि उन्होंने फॉर्ज्ड और अंडर वैल्यूड वैल्यूएशंस कराई हैं प्रॉपर्टीज की जो कि ईमार के फेवर में जा रही हैं, जिससे कि एमजीएफ को नुकसान होगा। अब बारी आती है ईडी की। तो ईडी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है वो लॉन्च करती है अंडर पीएमएलए ऑन द बेसिस ऑफ द एफआईआर फाइल्ड बाय ईमार एट ईओडब्ल्यू और इसके अंदर वो बताती है, एलीज करती है दैट MGF has siphoned funds up to 180 करोड़ रुपीस और 82 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी ईडी अटैच कर देती है जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी थी श्रवण गुप्ता एंड एमजीएफ की।
Shravan Gupta is also an accused in the Augusta Westland helicopter scam and is an absconder till date. वो कहते हैं ना, जब किताब खुलती है तो सारे पन्ने ही खुलते चले जाते हैं। उसके बाद में जब ईडी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फर्दर एक्सपैंड करती है तो वो लिंक करती है इस पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन को विद द 2010 लैंड स्कैम एज वेल। ईडी alleges that EMAR MGF fraudulently acquired land from farmers at low prices by using fabricated backdated agreements to obtain licenses. And 2024 अगस्त में ईडी attaches properties of EMAR MGF jointly worth 834 crore rupees in this case. तो आज करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि दोनों पार्टनर्स का आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है। जहां जहां एमजीएफ को लैंड मिली उन्होंने ऑलरेडी अपनी वहां पे बाउंड्रीज कर दी और वहां पे अपनी ब्रांडिंग कर दी है, लेकिन एमजीएफ कहीं पे भी किसी नई डेवलपमेंट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। ईमार आज भी इंडिया में एज ईमार इंडिया ऑपरेट कर रहा है, अच्छे से ऑपरेट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। और जो पास्ट में हुआ उसको जिस तरीके से वो कंप्लीट कर सकते थे अपने कमिटमेंट्स को, जहां पे भी पिटफॉल्स थे उनको उन्होंने पूरे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की और जहां तक पॉसिबल हुआ है कंप्लीट भी किया है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को सिंपल चीज मिलती है कि इट इज नॉट अबाउट द कंपनी, इट इज अबाउट द इंटेंट ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस कंपनी का इंटेंट। यहाँ दो पार्टनर्स थे, जो कहानी है अंदर की कहानी है, कोई सच कोई झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ एक चीज क्लियर दिखाई देती है कि ईमार का इंटेंट था अपनी ग्लोबल इमेज को सेफ गार्ड करके रखने का और जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा करने का, और उसके लिए उन्होंने आज भी इंडिया में अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखे हैं। हालांकि पीछे एक रूमर आई थी कि ईमार इज प्लानिंग टू सेल इट्स स्टेक, बट अब भी वो ऑफिशियली क्लियर हो चुकी है दैट दे आर नॉट सेलिंग एनी स्टेक्स इन द कंपनी, दे आर ओनली लुकिंग फॉर लोकल पार्टनर्स, इंडियन पार्टनर्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स। तो इंटेंट सारा खेल होता है, ना कोई डेवलपर बड़ा है ना कोई डेवलपर छोटा है। अगर छोटा डेवलपर है इंटेंट क्लियर है तो भी पार उतर जाएगा, बड़ा डेवलपर है इंटेंट ठीक नहीं है तो भी पार नहीं उतर पाएगा। यूनिटेक भी एक ऐसा ही केस रहा है जहां पे इंटेंट ही प्रॉब्लम था, साइज प्रॉब्लम नहीं था, फंड्स प्रॉब्लम नहीं था। जैसे इंटेंट बिगड़ने लगता है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है आगे के केसेस में मैं जरूर यूनिटेक के बारे में भी डिस्कस करूं और हम और भी ऐसी केस स्टडीज और लेके आए। तो ये एक ब्रीफ समरी थी ईमार एमजीएफ के डिस्प्यूट की। हमने कोशिश की कि ऑनलाइन सोर्सेज से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आ सके वो हम आपको प्रेजेंट करें, ताकि एक ब्रीफ आइडिया, एक रफ आइडिया एज अ लेमैन आपको पता लग सके इस ओवरऑल सिचुएशन एंड केस स्टडी के बारे में। But if you want us to make a further detailed video with every facts and figures in place exactly with the proofs, then I would love to make that video as well. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं कि क्या मैं एक ऐसा और वीडियो बनाऊं या इसी टाइप के किसी और टॉपिक्स पे भी कोई नया वीडियो इसी तरीके से लेके आऊं। आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज व्हाट टेल्स अस दैट व्हाट एग्जैक्टली दैट यू आर लुकिंग फॉर। और हमें भी अच्छा लगता है जब हम आप लोगों की मदद कर पाते हैं। एंड इफ यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, वेदर इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ दी स्मॉल,